Hello everyone, I'm Sonali from Narayana Super Speciality Hospital, Gurgaon, and today we are here to celebrate World Kidney Day 2022. और आज हम इस लाइव सेशन में बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, किडनी डिजीज के बारे में, एंड व्हाट आर ऑल द मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू द किडनी ट्रांसप्लांट एंड किडनी डिजीज. So today we have our expertise. We have Dr. Sudeep Singh Sachdev, clinical leading head and consultant in nephrology unit and renal transplantation, and in my right hand side we have Dr. Deepak Kumar, consultant in nephrology and renal transplant unit, Narayana Super Speciality Hospital, Gurgaon, and we have Dr. Swatantra, consultant in urology and senior consultant in renal transplantation, Narayana Super Speciality Hospital, Gurgaon. सो आज हम डिस्कस करेंगे किडनी डिजीज़ के बारे में. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डॉक्टर दीपक के साथ. डॉक्टर दीपक, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वर्ल्ड किडनी डे आज के दिन क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है? Okay, thank you Sonali. So, with rising prevalence of kidney diseases worldwide, it's our duty as a medical fraternity, it's our duty to educate our people about kidney health. So, what are the symptoms of kidney disease? How can you prevent this? One such campaign is World Kidney Day celebration. So, this is a worldwide campaign. It started in the year 2006, and in 2022, its theme is Kidney Health for All and to bridge the knowledge gap for better kidney care. सर, वर्ल्ड किडनी डे पे हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कुछ पोस्ट हम लोगों ने डाले थे. सो उसके थ्रू हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमें मिले हैं हमारे मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट से. सो सबसे पहले मैं डॉक्टर सुदीप से ये पूछना चाहती हूँ कि हम किडनी के बारे में इतना बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ अ किडनी डिजीज़, एंड एक अगर मेरी किडनी सपोज अगर ख़राब है तो मुझे कैसे पता चलेगा? व्हाट आर ऑल द सिम्टम्स? ओके, थैंक यू सोनाली फॉर दैट काइंड इंट्रोडक्शन. देखिए, किडनी डिजीज़ जो होती है, किडनी का नॉर्मल बॉडी में काम होता है शरीर में से गंदे पदार्थ, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लाइक ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन एंड एसिड्स, इनको शरीर से फिल्टर करके निकालना. अगर दोनों किडनियाँ हमारी हेल्दी काम कर रही हैं तो इन सब प्रोडक्ट्स को बॉडी ईजिली निकाल देगी. लेकिन अगर हम किडनी नहीं काम कर रही है, मे बी पार्शली या फुली इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन है, तो ये बॉडी में यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड सब अक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएंगे. And thus we will present with various kind of symptoms of kidney disease. So the most common cause of kidney disease is diabetes and hypertension worldwide, leading to what we call as a chronic kidney disease, which is a progressive, irreversible deterioration of renal function with time. इसके कई सारे symptoms होते हैं. For example, आँखों के आसपास सूजन आना, पैरों के आसपास सूजन का आना, कमज़ोरी आना, easy fatigability, भूख कम लगना, end stage में जाके itching होना. इस बीमारी में एज टाइम गोज ऑन एंड पेशेंट नियर्स कंप्लीट किडनी फेलियर, यूरिन आउटपुट भी पेशेंट की रुक सकती है, विच कैन लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक उल्टी में खून आना एंड बेहोशी में चले जाना, जिसे हम एनकेफेलोपैथी कहते हैं. तो कोई भी व्यक्ति जिसको शुगर या ब्लड प्रेशर है और ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसे अपनी किडनी की इवैल्यूएशन किडनी फंक्शन टेस्ट के द्वारा ज़रूर करा लेनी चाहिए. सो सर, इसका क्या ट्रीटमेंट है? अगर सपोज अगर मेरी किडनी ख़राब है तो इसके लिए हम फर्दर क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? So that's a very good question. Any person who presents in kidney failure, whether it is a complete kidney failure or he has a progressive chronic kidney disease which is in an early stage, he must report to a nephrologist at the earliest. First of all, हम कोशिश करते हैं उसके शुगर, उसका ब्लड प्रेशर और उसके अलग अलग जो मेटाबॉलिक पैरामीटर्स होते हैं जो किडनी की डिजीज़ में बढ़ते हैं या कम होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड, उनको कंट्रोल करना. एंड दवाइयों पे हम कोशिश करते हैं कि किडनी जितना चल सकती है, लास्ट कर सकती है, वो लास्ट करे. सपोजिंग अब कोई व्यक्ति इस स्टेज में आता है कि उसकी किडनी फंक्शन 15% से कम है और उसको ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जो मैंने डिस्क्राइब किए हैं, तो उस केस में हमारे पास दो मोडालिटीज़ या दो ऑप्शंस होती हैं जो हम डिस्क्राइब करते हैं. एक को हम कहते हैं डायलिसिस, जो कि एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा जो किडनी काम करती है वो काम एक या तो हीमोडायलिसिस मशीन करती है या एक और प्रोसीजर होता है पेरिटोनियल डायलिसिस. हीमोडायलिसिस मशीन में एक फ़िल्टर लगा होता है, शरीर से खून उस फिल्टर के थ्रू जाता है, वो फिल्टर यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड्स और गंदे पदार्थ निकाल लेता है और ब्लड को वापस ह्यूमन बॉडी में रिटर्न कर देता है. So this session of dialysis, hemodialysis, is usually 4 hours long
and in this 4-hour session is equal to a 1-day kidney function for a normal healthy individual. In peritoneal dialysis, there is fluid which is inserted into the abdominal cavity of the individual और वो वहाँ पे 4 से 6 घंटे रखा जाता है. ऐसे दिन में 3 या 4 ड्वेल दिए जाते हैं और बॉडी के पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार वो शरीर से गंदे पदार्थ को फिल्टर कर देता है पेट के पानी के अंदर, जो हम फिर निकाल देते हैं. ये तो रही डायलिसिस की बात, जो कि एक a sort of bridging therapy है. For me, the most important and definitive and the best treatment for kidney failure is kidney transplant. So any person who presents with an end stage renal disease or CKD stage 5, chronic kidney disease stage 5 as we call it, then the modality that is available to us is kidney transplant, in which a healthy donor related to that person, whether having the same blood group or a different blood group, donates one of his healthy kidneys to the patient whose both kidneys have failed, and then after taking certain medications which we call as immunosuppressive medications, the person will then have a functioning kidney and can lead on and live a long and a healthy life, dialysis free, but he has to continue these medications for a long time. ओके, थैंक यू सर. वेल डॉक्टर स्वतंत्र, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है. जैसे सर ने कहा कि ट्रांसप्लांट इज़ वेरी गुड ऑप्शन, कि ट्रांसप्लांट हमें करवाना चाहिए. तो मेरा आपसे एज अ ट्रांसप्लांट सर्जन मेरा आपसे ये सवाल है कि ट्रांसप्लांट के बाद डोनर की कितनी लाइफ रहती है और ये कितना सेफ है, क्योंकि समटाइम्स कुछ लोगों में जैसे ट्रांसप्लांट से रिलेटेड डाउट्स होते हैं कि पता नहीं ट्रांसप्लांट के बाद क्या हो जाएगा. सो ट्रांसप्लांट कितनी लाइफ रहती है और क्या कॉम्प्लिकेशन इससे रिलेटेड है सर्जरी से? थैंक यू सोनाली. एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि जो ट्रांसप्लांट किडनी ली गई है वो कहाँ से ली गई है. जैसे आइडली दो माध्यम है हमारी किडनी लेने के, एक है लाइव डोनर और एक है डिजीज डोनर. तो लाइव डोनर में आपके, जैसा कि सर ने बताया, किसी रिलेटिव से ही लेते हैं, चाहे वो फादर टू सन हो या सन टू फादर हो, मदर टू सन हो, मदर टू सन टू मदर हो, या सिस्टर ब्रदर हो. तो इन क्राइटेरियाज वाले किडनीज जो डोनेट करते हैं इनको हम लोग लाइव डोनर बोलते हैं. एक होता है डिसीज, वो या तो ब्रेन डेड हो या सर्कुलेटरी डेथ के थ्रू होते हैं. बेसिकली ये वो मरीज होते हैं जो क्रोनिकली इल हो या बाय एक्सीडेंटल ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं. तो हमारे पास दो कैटेगरीज है किडनी लेने के लिए, एक लाइव डोनर और दूसरा है डिसीज डोनर. जो लाइव डोनर से जो किडनी लेते हैं उनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो तकरीबन 12 से लेके 20 साल तक होती है. कुछ स्टडीज में भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो लाइव डोनर के बाद 30 से 50 साल तक अच्छा खासा लाइफ स्पैन करते हैं, लेकिन जो एवरेज है वो 12 से 20 साल तक है. वो पेशेंट जिनमें किडनी डिसीज डोनर से लेते हैं उनमें जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 8 से 12 साल होता है. ये एक्सटेंड भी कर सकता है अप टू 20 ईयर. तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कहाँ से हम किडनी लिए हैं. जी सर, आपने ये तो बता दिया, लेकिन मेरा सवाल ये भी था कि सर इस पर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद, ये सेफ है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ये सेफ है. जैसा कि सर ने बताया कि बेटर रिजल्ट जो एबीओ कंपेटेबल होते हैं उन पेशेंट में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. और रही बात कॉम्प्लिकेशन की, तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में. एक होता है इंट्रॉप, जब हम सर्जरी करते हैं तो जो इंट्रॉप जो कॉम्प्लिकेशंस होता है वो बेसिकली ब्लीडिंग का ज़्यादा रिस्क होता है एनास्टोमोसिस साइड से. साथ में कई बार थ्रोम्बस भी बन जाते हैं. थ्रोम्बस की वजह से जो ग्राफ्ट है उसका रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं. वो एक्यूट भी हो सकता है या क्रोनिक भी हो सकता है. और वो पेशेंट जिनमें एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी होती है और इम्यूनो सप्रेशन अच्छे से नहीं दिया गया है, उनमें हाइपर एक्यूट रिजेक्शन होने के भी चांसेस बने रहते हैं. हाइपर एक्यूट रिजेक्शन हम ये डिफाइन करते हैं कि जैसे ही हम किडनी को परफ्यूज करते हैं, मतलब उसमें ब्लड जाता है, वो उसी समय किडनी काम करना बंद कर देती है. तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं इंट्रॉप. जो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ब्लीडिंग हो सकता है, रिट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग, या जहाँ पे हम वेसाइक्योरेटिक जंक्शन पे जो एनास्टोमोसिस करते हैं वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है. उसके साथ साथ हीमेटोमा फॉर्मेशन, इन्फेक्शन, जो जहाँ पे हम यूरेटर को ब्लैडर से एनास्टोमोस कर सकते हैं, वहाँ से यूरिन का लीक हो जिससे कि यूरिनोमा बने. साथ में लिम्फोसिल फॉर्मेशन, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, वेसल्स में थ्रोम्बस का बन जाना. उसके बाद में किडनी का रिजेक्शन भी हो सकता है, जो 2 भागों में डिवाइड किया जाता है. एक हम एक्यूट बोलते हैं और दूसरा जो हम क्रोनिक बोलते हैं. एक्यूट हम तब डिफाइन करते हैं कि जैसे किडनी लगाने के बाद किडनी 5 दिन के बाद काम करना बंद कर दे. और क्रोनिक होता है कि जो काफ़ी दिनों बाद, सपोज महीने या सालों बाद काम करना बंद करे. तो ये होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस.
ओके सर, जैसे आपने एक वर्ड बताया बीच में, एबीओ कंपैटिबल एंड एबीओ इनकम्पैटिबल, सो इसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट कर सकते हो, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि इस ट्रांसप्लांट में क्या होगा और दूसरे ट्रांसप्लांट में क्या होगा। बेसिकली एबीओ इनकम्पेटिबल क्या हम डिफाइन करते हैं कि जिनके ब्लड ग्रुप मैच ना करें। बेसिकली जैसे समझो आप एक ए ग्रुप का ब्लड ग्रुप है और एक बी का ब्लड ग्रुप है। जो ए का ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप वाला जो पेशेंट्स है, अगर उससे हम डोनर लेते हैं तो जो बी ब्लड ग्रुप का जो रेसिपिएंट है उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं। तो जैसे ही हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं बी ब्लड ग्रुप में, तो उसके एंटीजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी रिएक्ट करता है और ऐसे मरीजों में ऐसा देखा गया है हाइपर एक्यूट रिएक्शन हो जाता है। किडनी तुरंत अपने बॉडी तुरंत किडनी को रिजेक्ट कर देती है। तो इसके लिए पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, बट विद द मेडिसिन डेवलपमेंट, जैसे कि बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आ गए हैं मार्केट में, तो उनके हेल्प से अब आजकल ये पॉसिबल है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है कि इम्यूनोसप्रेशन के थ्रू हम ये एबीओ इनकम्पेटिबल पेशेंट्स में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसके बाद एक है स्वैप ट्रांसप्लांट, जैसे कि जिनके ब्लड ग्रुप्स नहीं मैच कर रहे हैं, ऐसे 2 पेयर या 4 पेयर हो, उनमें आपस में जिनके ब्लड ग्रुप्स मैच कर रहे हैं उनसे हम ट्रांसप्लांट करने के लिए स्वैप कर लें किडनी को। दैट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव कि बिना ब्लड ग्रुप मैचिंग के भी हम लोग जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल है। और आई गेस नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव ने इस ईयर 3 एबीओ कंपैटिबल ट्रांसप्लांट्स किए हैं, विच वॉज आई गेस डन बाय डॉक्टर सुदीप सिंह सचदेव एंड आर नेफ्रोलॉजी टीम और आर ट्रांसप्लांट टीम इन गुड़गांव। सो इसी से रिलेटेड मेरा सर से एक सवाल था। सर, आई जस्ट वांट टू नो कि अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसका क्या सक्सेस रेट रहता है। कई बार लोग जानना चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल है भी या नहीं, या हमारे हॉस्पिटल में क्या सक्सेस रेट है, या पेशेंट में कितने टाइम तक चलेगा, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानना था। सो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। प्रायर टू किडनी ट्रांसप्लांटेशन हम कंप्लीट एवेलुएशन करते हैं डोनर की और रिसिपिएंट की। वी वांट द डोनर टू बी फिट, यानी कि जब वो एक किडनी डोनेट करेंगे और रिसिपिएंट के पास जाएगी तो आगे उनको अपनी फ्यूचर लाइफ एक किडनी पर जीने पे कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, जिस रिसिपिएंट में वो किडनी जाएगी उसकी इस प्रकार लाइफ रहे कि वो मैच्ड हो और वो लंबी चले। बाय अ सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट आई वुड डिफाइन दैट 95% ऑफ आवर किडनी ट्रांसप्लांट शुड हैव अ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द ग्राफ्ट टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। तो 10 साल तक उसकी किडनी चलनी चाहिए और पेशेंट को किडनी फेलियर पे नहीं पहुंचना चाहिए, यानी कि दोबारा उसकी डायलिसिस नहीं शुरू होनी चाहिए। तो हम कंप्लीट इवैल्यूएशन में डोनर की हेल्थ में शुगर, ब्लड प्रेशर, उसमें किडनी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, प्रोटीन लीकेज, उसको कोई इन्फेक्शन रहा है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड में उसकी किडनी साइजेस नॉर्मल हैं, प्लस उसकी कार्डियक इवैल्यूएशन, साइकेट्रिक इवैल्यूएशन, गाइनी इवैल्यूएशन इफ इट्स अ फीमेल, एंड अदर ब्लड एक्सटेंसिव ब्लड एंड यूरिन इन्वेस्टिगेशंस वी डू in order to rule that the donor is actually fit for a kidney transplant. And for recipient, the recipient has to be well prepared and in an optimal state, क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट आप जानते हैं रिकरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको। फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट अटैक आने की टेंडेंसी हाई रहती है, इन्फेक्शन होने की। तो हमें ये भी देखना है कि इन लोगों में इन्फेक्शंस और एक्टिव कुछ कार्डियक प्रॉब्लम ना चल रही हो और वो किडनी एक्सेप्ट कर लें। देन कमिंग टू द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज रिजेक्शन। जब भी किसी फॉरेन किडनी, कोई और व्यक्ति की किडनी एक पेशेंट में डलती है तो बॉडी उसको फॉरेन बॉडी मानता है। किसी भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज शरीर में बनती हैं और वो कोशिश करता है कि उसको रिजेक्ट कर दे। तो उस रिजेक्शन को रोकने के लिए हम पेशेंट में कई दवाइयाँ देते हैं, कई बड़े इंजेक्शन भी देते हैं और अलग अलग मोडालिटीज़ अब आ गई हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्माफेरेसिस एंड इन केस ऑफ एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, जिसे हम ग्लाइकोसॉब के नाम से जानते हैं, जिससे हम इन एंटीबॉडीज़ का टाइटर कम कर देते हैं और उसके बाद चांसेस ऑफ रिजेक्शंस आर रिड्यूस्ड मिनिमली एंड देन वी फॉलो अप द पेशेंट इन अ वे कि आगे हमें पता चले कि नई डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ तो नहीं बन रही हैं। तो हमने नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी रिसेंटली ही 3 एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट किए हैं, जैसे कि सोनाली ने बताया, और हम लोग हाईली सेंसिटाइज ट्रांसप्लांट्स भी एक्टिवली कर रहे हैं, जिसमें प्रोसीजर में प्लाज्माफेरेसिस या बड़े बड़े इंजेक्शन जैसे रिटुक्सीमैब के भी दिए जाते हैं। एंड अभी तक जहाँ तक देखा गया है, इनके रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल एज कम्पेयर टू जो एबीओ कंपैटिबल ट्रांसप्लांट्स होते हैं। तो अगर एक अच्छी इवैल्यूएशन हो, अच्छा टीम वर्क हो, अच्छी तरह से हम सब कुछ फॉलो करें, तो we can achieve a very high success rate close to 95%, where the kidney will last for more than 10 years
for a ABO compatible or incompatible transplants? I guess I have got my answer. So सर से डॉक्टर दीपक से मेरा ये सवाल था कि सर जैसे बात करी है सर ने कि हम लोग ABO कंपैटिबल या कंपैटिबल ट्रांसप्लांट करते हैं, सो उसमें कुछ मेडिसिन का सर ने जिक्र किया है कि हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, एंटी रिजेक्शन मेडिसिन। सो ये क्या मेडिसिन रहती है, इनका क्या साइड इफ़ेक्ट रहता है और कितने टाइम तक हमें ये मेडिसिन लेनी है? क्या डोनर को भी मेडिसिन ये लेनी पड़ेंगी या पेशेंट को भी मेडिसिन लेनी पड़ेगी? सो इसके बारे में सर थोड़ा सा अगर आप हमें कुछ बता पाएँ तो। जो प्रोटोकॉल रहता है इम्यूनोसप्रेशंस की और अदर मेडिसिन की, वो स्लाइटली वेरी करता है ABO कॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांट है या इनकॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांट है। सपोज ABO कॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांट है, ABO कॉम्पैटिबल मतलब ब्लड ग्रुप दोनों की मैच कर रहे हैं, डोनर एंड रिसिपिएंट्स की। तो फॉर रिसिपिएंट्स मतलब जो किडनी ले रहे हैं, जिसकी किडनी ख़राब है और जिसका हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसको हम रिसिपिएंट्स बोलते हैं। तो अगर ABO कॉम्पैटिबल यानी ब्लड ग्रुप मैच ट्रांसप्लांट है, तो जो रिसिपिएंट्स होते हैं उनको हम एक इंडक्शन इम्यूनोसप्रेशन देते हैं और एक मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेशन देते हैं। तो जो इंडक्शन इम्यूनोसप्रेशन होता है वो एज फार एज वेरी करता है एज फार एज दी रिसिपिएंट इज कंसर्न, उनकी रिस्पेक्टर ऑफ रिजेक्शंस देखते हैं हम, उसी हिसाब से हम इंडक्शन इम्यूनोसप्रेशन देते हैं। तो इंडक्शन हम कभी कभी देते भी नहीं हैं, कभी कभी देते हैं बेसिलिक्सिमैब से, कभी कभी देते हैं थाइमोग्लोबुलिन से इंडक्शन। तो इन सब इंडक्शन इम्यूनोसप्रेशन होता क्या है? इम्यूनोसप्रेसेंट्स ये होते हैं, जैसे उनके नाम से पता चल रहा है, इम्यून सप्रेसेंट्स। तो आपकी जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के हैं, उसको वो सप्रेस कर देंगे। तो इससे क्या होता है, रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। बट विथ ए पिंच ऑफ विथ ए लिटिल बिट ऑफ साइड इफेक्ट्स इसके क्या होते हैं कि दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस, क्योंकि ये पूरी एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया वायरस सब भरे पड़े हुए हैं। तो ये सब जो अटैक करते हैं बॉडी में, तो उनको डिफेंस करने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम ही रहता है। अगर हम उसको वीक कर रहे हैं टू एक्सेप्ट द फॉरेन किडनी, सो विथ ए लिटिल बिट ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट क्या है, मोर टेंडेंसी आर मोर प्रोन टू गेटिंग एन इन्फेक्शन। इट बी फंगल हो सकता है, वायरल हो सकता है, जो मोस्ट कॉमन होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स पे पेशेंट को रखते हैं, एंटीबायोटिक्स की प्रोफाइलैक्सिस भी देते हैं हम। उसके अलावा जो मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेशन है, 3 दवाइयाँ होते हैं, एक तो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स बोलते हैं, दूसरा एंटी प्रोलिफरेटिव्स, तीसरा स्टीरॉयड। ये सब पेशेंट्स को ऑलमोस्ट ऑल केसेस में लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा रहते हैं इन किडनी ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स। सो हमारी प्राइम मोटिव ये रहता है उनको एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस सफिशिएंट मिले, दूसरा अवॉइड करें हम इन्फेक्शन, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना होता है। दूसरा, जैसे सोनाल जी ने पूछा ABO इनकम्पैटिबल में क्या होता है। ABO इनकम्पैटिबल मतलब आपकी ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रही है। सपोज पेशेंट की ब्लड ग्रुप B है और डोनर A है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो रिसिपिएंट्स हैं उनके अंदर टाइटर देखते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी है अगेंस्ट द अदर ब्लड ग्रुप। तो अगर वो एक कट ऑफ लेवल है उससे बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए जैसे सर ने बताया था रिटुक्सिमैब, प्लाज्माफेरेसिस या फिर एडजॉर्प्शन थेरेपी लाइक ग्लाइकोजॉब, तो ये सब करके हम एंटीबॉडी टाइटर को कम करते हैं। एक बार हमें एक सफिशिएंट टाइटर लेवल अचीव हो गया, उसके बाद इंडक्शन इम्यूनोसप्रेशन देते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, फॉलोड बाय मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेशन। जैसे मैंने बताया आपको 3 ड्रग्स के होते हैं, वो भी लाइफ लॉन्ग चलेगा। और बीच बीच में हम टेस्ट करते हैं वो टाइटर की लेवल फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा, ऊपर तो नहीं आ गया, और किडनी फंक्शन हम मॉनिटर करते हैं। तो ऑल ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या कि यू आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, सो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस पे रहें और इन्फेक्शन से बचें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दिस ऑल ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स शुड रिमेंबर। सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। सो ऑब्वियसली जो है बहुत ही अच्छी बात सर ने कही है। सो लेट्स मूव ऑन। मैं डॉक्टर स्वतंत्र राव से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सर जैसे अभी हम डोनर की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, सर्जरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ये जानना था कि आफ्टर सर्जरी कितने दिन में पेशेंट और डोनर दोनों रिकवर हो जाते हैं और उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो सर्जरी के बाद लेने पड़ते हैं, कितने स्टिचेस उनको लगेंगे। कई बार रहता है कि अब मेरी सर्जरी हो रही है तो कितना बड़ा स्टिच लगेगा, या मैं कितने दिन में दोबारा वो सारी एक्टिविटीज़ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। सो सर प्लीज़ आंसर दिस। थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन सोनाली। सो सबसे पहले हम बात करेंगे डोनर के बारे में। तो हम लोग यहाँ डोनर जो है मिनिमल इन्वेसिव, दैट मीन्स लेप्रोस्कोपिक विधि से किडनी हार्वेस्ट करते हैं। इसमें छोटे छोटे पोर्ट्स के थ्रू किडनी को पहले हार्वेस्ट करते हैं और एक तकरीबन 5 से 7 सेंटीमीटर का एक इंसिजन लोअर एब्डोमेन में लगाते हैं, जिससे कि किडनी हम बाहर निकालते हैं।
तो यूजुअली जो इंट्रॉप कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं डोनर्स में, वो ब्लीडिंग का ही थोड़ा रिस्क रहता है। आज तक तो नहीं हुआ, बट चांस फिर भी रहता है, कह सकते हैं 1 से 2% पेशेंट में। और उसके बाद पोस्ट ऑप में हम जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो रिकवरी पीरियड है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि हम मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से किडनी हार्वेस्ट करते हैं। यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम तीसरे दिन, सर्जरी के तीसरे दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। और उसके बाद उनको पेशेंट्स को हम ये भी एडवाइस करते हैं कि तकरीबन 6 हफ्ते तक कोई हैवी वेट लिफ्ट ना करें या हैवी एक्सरसाइज ना करें। साथ में पेशेंट्स को हम कुछ डाइटरी एडवाइस भी देते हैं, और उनको आगे चल के किडनी हेल्थ चेकअप और आगे चल के डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का मॉनिटरिंग के लिए एक शेड्यूल्ड फॉलोअप के लिए भी एडवाइस करते हैं। तो ये रही बात डोनर की। जहाँ तक बात है रेसिपिएंट की, जो रेसिपिएंट होता है उनमें हम जो है एक अच्छा खासा तकरीबन 12 से 15 सेंटीमीटर का एक इंसिजन देते हैं, और एक स्पेस बनाते हैं जहाँ पे हम डोनर से किडनी जो हार्वेस्ट होती है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इनमें कंपेयर टू डोनर इंसिजन बड़ा होता है। इनमें जो इंट्रॉप जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि उनमें ब्लीडिंग का रिस्क होता है, साथ में थ्रोम्बोसिस या हाइपर एक्यूट रिजेक्शन का चांस होता है इंट्रॉप पीरियड में। पोस्ट ऑप पीरियड में जो पेशेंट जो रेसिपिएंट होते हैं उनमें इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, हिमेटोमा फॉर्मेशन, यूरिन लीक और लिम्फोसील फॉर्मेशन, उसके साथ साथ रिजेक्शन के भी चांसेस होते हैं। यूजुअली जो सूचर्स होते हैं, जो सूचर्स हम लगाते हैं इंसिजन साइट पे, वो तकरीबन 10 से हफ्ते 10 दिन में हम निकाल देते हैं। और जो रेसिपिएंट होता है उनका जो डिस्चार्ज यूजुअली हम लोग 7वें दिन, सर्जरी के 7वें दिन पे करते हैं। तो ये बेसिकली जो पीरियड है डोनर में 3 दिन पे, और जो रेसिपिएंट है यूजुअली 7 डेज पे हम डिस्चार्ज कर देते हैं। वाओ, इतनी जल्दी मतलब रिकवरी इसमें पॉसिबल है, ये बात बहुत ही समझने वाली है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी डोनर जो है वो इतना अपना नॉर्मल डेली लाइफ जैसे जीता था वैसे दोबारा जी सकते हैं, और पेशेंट भी दोबारा जी सकते हैं। सो इसी से रिलेटेड मेरा डॉक्टर सुदीप से एक सवाल था। सर, एक फॉलोअर ने एक सवाल पूछा था हम लोगों से कि मेरी डायलिसिस जो है वो काफ़ी टाइम से चल रही है, सो क्या मैं ऐसे में ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता हूँ, एंड व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पेशेंट कि कौन से पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए? सी डायलिसिस की ड्यूरेशन जो होती है वो किसी भी प्रकार एक हिंड्रेंस नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। इनफैक्ट जब पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज ऑफ फेलियर में आता है एंड ही इज़ नॉट येट स्टार्टेड डायलिसिस, तो हम यही काउंसल करते हैं कि आगे जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे, जब आपको सिम्टम्स आएंगे और किडनी की फंक्शनिंग 15% से कम होगी, तब भी आप ट्रांसप्लांट का ऑप्शन ले सकते हैं 1 या 2 सेशन डायलिसिस के बाद। या अगर आपके पास डोनर नहीं है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है डोनर का, तो यू कैन कंटिन्यू डायलिसिस। सो एट एनी स्टेज वन कैन गेट किडनी ट्रांसप्लांट डन। द अर्लियर वन गोज फॉर इट इज़ द बेटर। द रीज़न बीइंग कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पोस्ट ट्रांसप्लांट होती है वो मच बेटर होती है। पेशेंट को बार बार डायलिसिस के लिए नहीं आना पड़ेगा। उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो डायलिसिस के लिए अलग प्रोफाइल होती है। जैसे मैंने बोला, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एंड इन्फेक्शंस। पोस्ट ट्रांसप्लांट भी रिस्क्स होते हैं इन्फेक्शन होने के, बट इफ़ अ पर्सन मेंटेन्स हिज medications and he maintains proper health, takes proper prevention, especially ये कोरोना के टाइम पे आप जानते हैं जो बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है, तो हमारे कितने ऐसे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं जिनको ये इन्फेक्शन नहीं भी हुआ और कईयों को हुआ है और माइल्ड हुआ है और वो ठीक ठाक निकल गए हैं बिकॉज दे वर अंडर द फॉलोअप ऑफ अ नेफ्रोलॉजिस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ द इन्फेक्शन. सो आई वुड पर्सनली फील दैट any person at any stage of dialysis can go for a kidney transplant. There is no contraindication at any time. Again, if you have that option, you should take it. That's the best possible way out. Secondly, the earlier you take it, it is going to be better, especially for patients who don't, who are cardiac patients, जिनका blood pressure complications dialysis में ज़्यादा होती हैं, या उनको access related issues होते हैं, या peritoneal dialysis पे patients हैं, उसको बार बार peritonitis हो रहा है या infection हो रहा है, तो you have to look at the patient as a whole and totality and go for transplant as early as possible if you have an eligible related donor. सर नेक्स्ट मेरा सवाल डॉक्टर दीपक से था कि सर एक फॉलोअर ने हमारे से ये सवाल किया था दैट इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑफ ट्रांसप्लांट इन रिप्रोडक्शन लाइफ, कि ट्रांसप्लांट के बाद क्या वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं? इट्स रियली ए वंडरफुल क्वेश्चन. एंड देखिए, जब भी किडनी फेलियर होता है
क्रोनिक किडनी डिजीज एडवांस स्टेज में, जैसे सर ने बोला CKD 5 जब हो जाता है एंड स्टेज रेनल डिजीज में, तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सारी बॉडी की हार्मोनल लेवल्स जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं, और जो फर्टिलिटी बोलते हैं हम और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बोलते हैं वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है। और ये देखा गया है कि ट्रांसप्लांट के बाद वो सब अपनी ओरिजिनल लेवल्स पर आ जाते हैं। तो ट्रांसप्लांट के बाद अगर फीमेल पेशेंट हैं, ट्रांसप्लांट हुआ है उनका, डेफिनेटली सी कैन कंसिडर फॉर प्रेगनेंसी। लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपकी ट्रांसप्लांट सपोज आज हो रहा है तो उसके 1 साल तक आपकी ग्राफ्ट फंक्शन स्टेबल होना चाहिए। ग्राफ्ट फंक्शन क्या होता है? आपको यूरिन ठीक आ रहा है, क्रिएटिनिन एक स्टेबल रेंज में है, दवाइयाँ मिनिमम हो गई हैं, कोई इंटरकरेंट इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, तो 1 साल के स्टेबल ग्राफ्ट फंक्शन होना ही चाहिए। और कुछ मेडिसिन होते हैं जिसको हम चेंजेस करते हैं, लेकिन मेडिसिन हम कब चेंज करेंगे? जब हमें लगेगा कि नहीं ग्राफ्ट फंक्शन आपके स्टेबल हो चुका है पूरा 1 साल तक, उसके बाद हम कुछ मेडिसिन में चेंजेस करते हैं। जैसे मैंने एंटी प्रोलिफरेटिव मेडिकेशन से बोला था, जो मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेशन में हम देते हैं, उसमें माइक्रोफेनोलाइड मोफेटिल होता है, तो उसके साथ यूजुअली प्रेगनेंसी ऑप्ट नहीं किया जाता, तो उसको चेंज करके दूसरी दवाई में हम डालते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं फॉर पीरियड ऑफ अराउंड 4 to 5 मंथ्स और मे बी 6 मंथ्स। सो वंस ग्राफ्ट फंक्शन स्टेबल, उस दौरान भी स्टेबल रहा, तो उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। लेकिन आफ्टर बीइंग प्रेग्नेंट आपको एक अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट की, जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी डील करते हैं, उनके फॉलोअप में रहना है, और आपके एक ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट की फॉलोअप में रहना है, सो दैट आपकी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल रहे और आपकी डिलीवरी भी अनइवेंटफुल रहे। उसके बाद की फिर प्रिकॉशंस जो भी होता है वो आपको आपके ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से समझाएंगे। सो इससे हमें ये मतलब इन कंक्लूजन ये है कि यू कैन डेफिनेटली गेट प्रेग्नेंट आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, बट विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड प्रॉपर बैलेंस एंड एडजस्टमेंट इन योर मेडिकेशंस। ओके, थैंक यू सर। सर सेम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। ये तो सर ने पेशेंट के बारे में बताया कि पेशेंट इम्यूनोसप्रेशन पे रहते हुए भी विद गुड ग्राफ्ट फंक्शनिंग 1 साल तक उनका हो तो वो लोग कंसीव कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द डोनर्स? क्या डोनर भी कंसीव कर सकते हैं या उनके भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, बिल्कुल सोनाली जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डोनर भी लाइक एक पार्टिकुलर पीरियड वी यूजुअली आस्क पेशेंट कि आप एटलीस्ट 3 to 6 मंथ का गैप रखें, सो दैट जो आपके जो वुंड्स हैं वो अच्छे से हील हो जाए, आगे चल के आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और दे यूजुअली गेट प्रेग्नेंट नॉर्मली, इसमें कोई रिप्रोडक्टिव एब्नॉर्मलिटीज नहीं होती है। नहीं होती। ओके, थैंक यू डॉक्टर स्वतंत्र, डॉक्टर दीपक एंड डॉक्टर सुदीप। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ट्रांसप्लांट के बारे में, किडनी डिजीज़ के बारे में दी है। सो आई गेस हमारी ऑडियंस को भी उनके जितने भी डाउट्स थे, उनके जितने भी क्वेश्चंस थे, वो हम सब ने ट्राई किया है कि हम वो कवर करें, एंड आई गेस उनको उनके आंसर्स भी मिल चुके होंगे। सो इन दिस वर्ल्ड किडनी डे 2022 मैं लिटरली जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी पेशेंट्स हैं जो भी सोच ही रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए, जो भी डायलिसिस पे हैं, मैं उन सबको इनकरेज करना चाहूँगी कि अगर उनके पास ऑप्शन है, उनके पास डोनर्स हैं, तो वो जाएं और ट्रांसप्लांट के लिए अपने नियर बाय सेंटर में या नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में आए, बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू।